हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की क्लास में हम रिवाइज करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस। लेट मी रिपीट दिस वंस अगेन। आज की क्लास में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाले हैं, क्वेश्चंस के लिए अलग से सेशन होंगे। सो लेट्स स्टार्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस फॉर कंपनीज अदर देन बैंक्स, एनबीएफसीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज। अब यहाँ पे अदर देन सिर्फ यही 4-5 चीज़ें अलग से क्यों लिखी है पता है? क्योंकि इनके बारे में अभी हम अलग से पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ हम सिर्फ कंपनीज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कंपनीज में दो तरीके से इंड एस एप्लीकेबल हो सकती है। फर्स्ट इज वॉलेंट्री बेसिस। अरे मेरा मन है, मैं इंड एस यूज़ करना चाह रही हूँ, मैं करूँगी। ये हुआ वॉलेंट्री बेसिस। पर ये भी शुरू से बहुत पहले से एप्लीकेबल नहीं था। ये कब एप्लीकेबल हुआ? 1 मार्च 2015। अब डेट्स कैसे याद रखनी है? रुक जाओ, ये ख़त्म होते तक आपको डेट्स भी याद हो जाएंगी। तो दो तरीके से होता है। पहला वॉलेंट्री, मेरा मन कर रहा है, मेरे को इंड एस यूज़ करना है, मैं करूँगी। दूसरा तरीका होता है मैंडेटरी बेसिस, मतलब आपके ऊपर नहीं, आप चाहो या ना चाहो, कंपनीज एक्ट कह रहा है कि आप यूज़ करो तो आप यूज़ करो। अब ऐसा कब कहते हैं? ये दो तरीके से होती है, एक फेस 1, एक फेस 2। फेस 1 बोलता है कि आप चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, अगर आपकी नेटवर्थ मोर देन एंड इक्वल टू 500 करोड़ है, सिर्फ तभी आप इंड एस यूज़ करें, तभी आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी होगी इंड एस यूज़ करने की। तो वहीं फेस 2 ये कहता है अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो कोई कंडीशन देखनी ही नहीं है, कोई कंडीशन सेटिस्फाई करनी ही नहीं है, सीधा इंड एस लगा लो। डायरेक्ट इंड एस के बेसिस पे ही अपना स्टेटमेंट बनाओ। पर वहीं अगर अनलिस्टेड है तो उसकी नेटवर्थ मोर देन और इक्वल टू 250 करोड़ से, सिर्फ तभी आप इंड एस लगाओ, सिर्फ तभी इंड एस का यूज़ करो। अब इनकी डेट्स क्या होती है? फेस 1 के लिए 1 अप्रैल 2016, फेस 2 के लिए 1 अप्रैल 2017। इसे कैसे याद रखना है? आपको बस फर्स्ट डेट याद रखनी है 2015, उसके बाद कुछ याद नहीं रखना है। 15, 16, 17 सीक्वेंस से चलता आ रहा है। 15 में वॉलेंट्री हुआ, 16 में मैंडेटरी का फेस 1 आया, 17 में मैंडेटरी का फेस 2 आया। अब ये जो नेटवर्थ की लिमिट लिखी है, ये आप चेक कब से करना स्टार्ट करोगे? चेक नेटवर्थ फ्रॉम मार्च 2014। फेस 1 के लिए फेस 1 स्टार्ट होने से 2 साल पहले से आप देखेंगे अपनी नेटवर्थ की लिमिट। दैट इज फॉर एग्जांपल, मार्च 2014 में आप हो गए एप्लीकेबल, आप पे इंड एस क्या कहते हैं, आपका नेटवर्थ क्रॉस कर गया 500 CR। ओके, तो अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो आप अप्रैल 2015 में भी लगा सकते हो इंड एस, आप इस साल से भी शुरू कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट 2016 पे आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। अगर यहाँ आपने क्रॉस कर ली अपनी ये लिमिट, तो यहाँ मैंडेटरी है। दैट इज़ अगर मार्च 2014 में आपने लिमिट क्रॉस कर दी है और आप 15 में वापस उस लिमिट के विद इन आ गए, यहाँ आपका मान लो मार्च 14 में आपका टर्नओवर था 600 करोड़, ओके, और 15 में हो गया 300 करोड़। तो आप ये नहीं बोलोगे कि अब 1 अप्रैल 16 से मैं नहीं लगाऊंगी इंड एस। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ एप्लीकेबल हो चुका है इंड एस, हमें एप्लीकेबिलिटी यहाँ से चेक करनी है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वंस इंड एस इज एप्लीकेबल इज ऑलवेज एप्लीकेबल। हम हर साल ये चेक नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार चेक करना है। इस साल एप्लीकेबल नहीं हुआ तो अगले साल चेक करो, बट एक बार अगर एप्लीकेबल हो गया बस, उसके बाद दोबारा कुछ चेक नहीं करना है, फिर आपका हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस ही बनेगा। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आ गई हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट अभी हमने समझा है, इंड एस एक बार अगर एप्लीकेबल हो गया तो वो हमेशा एप्लीकेबल है, आप बार बार फिर नेटवर्क चेक नहीं करोगे। सेकेंड पॉइंट इज एंटिटी कवर्ड अंडर इंड एस मेक्स इट्स पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑल्सो कवर्ड। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हमारे पास पेरेंट कंपनी है, कंपनी पी। देन हमारे पास इस पेरेंट की सब्सिडियरी है, कंपनी क्यू, पी सब्सिडियरी। ओके, देन वी हैव कंपनी आर,
fellow subsidiary of Q. Then we have company S, subsidiary of Q. ओके, अब ये अज्यूम कर लो कि जो कंपनी Q है ना, उसे एप्लीकेबल है इंड एस। क्यों है? क्योंकि उसने जो स्पेसिफाइड लिमिट है वो क्रॉस कर दी है, उसे सेटिस्फाई कर दिए, 500 करोड़ से ऊपर इसका टर्नओवर जा चुका है। और अब ये जो है कंपनी क्यू वो एज पर इंड एएस अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है। तो हमने जो सेकंड पॉइंट पढ़ा वो ये कह रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनी क्यू को एप्लीकेबल है ना, तो बिकॉज ऑफ कंपनी क्यू इसको भी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी पेरेंट कंपनी है। सेम बिकॉज ऑफ कंपनी क्यू एस को भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बट क्या कंपनी आर को एप्लीकेबल होगा? नहीं। अभी हमने क्या पढ़ा कि एक एंटिटी अगर एक बार कवर हो गई है अंडर इंड एएस तो वो अपनी पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर को भी कवर कर लेगी। फेलो सब्सिडियरी के बारे में कुछ लिखा है? नहीं, तो उसे हम कवर नहीं करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको तो कवर कर लिया ना इसने, इस पे तो अब इंड एएस एप्लीकेबल हो गया, इसके लिए तो ये डायरेक्ट सब्सिडियरी है। तो हम अब एज कंपनी पी, बिकॉज ऑफ कंपनी पी हम आर में भी तो एप्लीकेबल कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। ये जो सेकंड पॉइंट है ना जो ये हम पढ़ रहे हैं, ये हम सिर्फ तभी देखेंगे जब एक कंपनी जस्ट बिकॉज वो लिमिट सेटिस्फाई कर ली है इसलिए वो एप्लीकेबल हो, नॉट बिकॉज कि ये क्यू की वजह से पी एप्लीकेबल हो गया तो अब पी की वजह से आर नहीं। अगर हाँ कल को कभी भी पी वो टर्नओवर की लिमिट, वो नेटवर्थ की लिमिट क्रॉस करती है, उसकी वजह से इस पे एप्लीकेबल होता है, तो हाँ फिर हम बोलेंगे कि पी की वजह से अब आर पे भी एप्लीकेबल होगा। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आ गई हो। मोस्टली इससे ना क्वेश्चन इस सेकंड पॉइंट से ही बनते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट यही होता है। अगर ना समझे तो इसे ही बार बार बैक करके आप इसी एक एग्जांपल को 2-3 बार देख के समझो। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल डीएम कर सकते हो टैली पे और पूछ सकते हो। अब ये इंड एस दोनों में लगेगा, जो आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो उसमें भी और जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो उसमें भी। अब पता है इस कंपनी आर के लिए यहाँ पे क्या चीज़ ख़राब हो गई। ये जो अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी ना, वो तो ये अपने हिसाब से बना लेगी, बट इसे अब कंपनी पी को डिटेल्स देनी है फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो डिटेल्स उसे देनी होगी एज पर इंड एस। तो अब इसके ऊपर बर्डन आ गया है कि इसे 2 तरीके से बनाना होगा अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बार एज पर इंड एस और एक बार एज नॉर्मली जैसा ये बनाती है। एंड एट लास्ट जो भी ये एसएमईज होती है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो एग्जॉम्प्ट होती हैं इंडियस के एप्लीकेबिलिटी से, उससे ये देखना ही नहीं होता, उसे करना ही नहीं होता अप्लाई। और इसी के साथ हमारा कंपनीज का एप्लीकेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस फॉर बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एंड एनबीएफसीज, जिसमें बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस में हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बस एक ही लाइन दी है हमें, डिफर्ड द इम्प्लीमेंटेशन अंटिल फर्दर नोटिस, जब तक फर्दर नोटिस नहीं आती तब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं देखना है। तो ये तो ख़त्म। इसके अलावा क्या हो सकता है? कंपनीज में क्या था? वॉलेंट्री, यहाँ पे वॉलेंट्री नहीं है, आप चाहो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर मैंडेटरी होगा, अगर लिमिट क्रॉस होगी सिर्फ तो ही अप्लाई कर सकते हो। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम 3 चीज़ पढ़ रहे हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी। और बैंकिंग और इंश्योरेंस के बारे में हमने यहाँ देख लिया। अब ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ एनबीएफसीज के बारे में। अगेन एनबीएफसीज में 2 फेज होते हैं, कम्प्लीटली सेम एज कंपनीज। अगर फेज़ 1 में लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, जो भी हो, नेटवर्थ अगर 500 करोड़ क्रॉस कर रही है या उससे इक्वल है तो ही एप्लीकेबल होगा। फेज़ 2 में लिस्टेड हो तो एप्लीकेबल है, अनलिस्टेड हो तो अगेन नेटवर्थ 250 करोड़ से अबव है या इक्वल है तो ही एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे डेट्स क्या होगी, या हमने क्या याद किया था? 15, 16, 17, बस कंटिन्यूएशन में चलना है हमें। 15, 16, 17, 18, 19। अभी ऊपर हमने क्या देखा था फेज़ 1 में कंपनीज में कि 16 में एप्लीकेबल हो रहा है, तो हम एप्लीकेबिलिटी कब से चेक करेंगे? 14,
तो 18 में एप्लीकेबल हो रहा है। हम एप्लीकेबिलिटी कब से चेक करेंगे? 16। ये देखो, चेक नेटवर्क फ्रॉम फेज 1 चालू होने से 2 साल पहले, मार्च 2016 एंड देयर आफ्टर। यहाँ पे कंपनीज एक्ट से अलग क्या है? वॉलंटरी इंड एस एप्लीकेबल नहीं है। जो भी यूसीबीज होती हैं, आरआरबीज होती है, वो रिक्वायर्ड नहीं होती है टू अप्लाई इंड एस। म्यूचुअल फंड्स में तो ऑलवेज एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे कुछ देखना ही नहीं है, म्यूचुअल फंड है एप्लीकेबल कर दो। एक चीज़ और जो कंपनीज एक्ट और एनबीएफसी में यहाँ पे डिफरेंस है, सॉरी आई मीन कंपनीज और एनबीएफसी में यहाँ पे डिफरेंट है, वो ये है पी लिमिटेड, पेरेंट, क्यू लिमिटेड, सब्सिडियरी ऑफ पी, एनबीएफसी कंपनी है, ये एनबीएफसी है, इसको एप्लीकेबल है। क्या इसकी वजह से क्यू लिमिटेड को एप्लीकेबल होगा? नहीं। यहाँ पे चेक करो क्राइटेरिया ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी को कभी भी जस्ट बिकॉज उसकी पेरेंट सब्सिडियरी किसी को एप्लीकेबल है इस वजह से एप्लीकेबिलिटी नहीं लगेगी। एनबीएफसी के केस में हमेशा हमें क्राइटेरिया चेक करना होगा। तो यहाँ पे तो जो ऊपर हमें सेकंड पॉइंट का इतना बड़ा कन्फ्यूजन आ रहा था ना, ये कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस का टॉपिक ख़त्म हो रहा है, उसका रिवीजन ख़त्म हो रहा है। आपको कोई डाउट हो, इसमें कोई कॉन्सेप्ट हो जो आपको लग रहा हो रह गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और इनकेस एनी अदर डाउट है, लाइक कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टीचर चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आप बिल्कुल डीएम कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।